तो प्लांट की एक्सिस के अलोंग लेंथ इंक्रीज होती है, दैट विल बी प्राइमरी ग्रोथ. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ वी हैव कंप्लीटेड, एंड दैट इज रिलेटेड विद, प्योरली रिलेटेड विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. वो अपने एनाटॉमी में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं ना, उसी पैराग्राफ को कंटिन्यूएशन में यहाँ पे दिया गया था. सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, है ना. ग्रोथ इज मेजरेबल. आप ग्रोथ का मेजरमेंट कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है तो हम ग्रो कर रहे हैं, या मास बढ़ रहा है तो. सो प्लांट की ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल सर है. हाँ सर ये दूसरे चैप्टर का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछो, क्यों नहीं पूछ सकते. सर बॉटनी होनी चाहिए. स्फैग्नम, हाँ सर स्फैग्नम की सर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगी? इस फैगनम को पीट मॉस या बॉग मॉस आपने पढ़ा होगा. उसको दो तरीके से यूज कर सकते हो. एक तो पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज कर सकते हो, बिकॉज उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है. तो किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को अगर ट्रांसशिपमेंट, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि लाइक बैंगलोर से आपने कुछ यहाँ मंगाया, बैंगलोर से कोई नर्सरी है जिसने कुछ प्लांट को आपके घर तक दिल्ली में डिलीवर किया. अब 2 दिन तक अगर वो ट्रांसपोर्ट में रहेगा तो उसे पानी कौन देगा, पौधा तो सूख जाएगा. तो करते क्या है कि जो पॉट होता है उसके ऊपर इस फैगनम को पानी में डिप करके, मतलब गीला करके रख देते हैं. तो इस फैगनम में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, इस फैगनम वाटर को सोक कर लेगा. और फिर 2 दिन के लिए प्लांट को जो पानी चाहिए वो इस फैगनम से धीरे धीरे निकलता रहेगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा. तो बायोलॉजिकल मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में आप इस फैगनम को यूज कर सकते हो. ऐसे मनी प्लांट की जो स्टिक होती है जिसपे मनी प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसके अंदर भी तो ड्राइड स्फेगनम ही तो होता है. आप लोग जानते नहीं है, उसे मॉस स्टिक ही कहते हैं. तो कौन सी मॉस है उसके अंदर? वो पाउडरी ब्राउन कलर का मटेरियल क्या है, जो एक पाइप के ऊपर लपेट दिया गया, जिसपे आपने मनी प्लांट या किसी भी इस टाइप के प्लांट को ग्रो कराया, जिसको सपोर्ट चाहिए, तो वो भी स्फेगनम ही है. तो पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं. बाकी एसिडिक नेचर का है, स्लो डिकम्पोजिंग है, तो ह्यूमस रिच सॉइल के लिए प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है. बस यही में है स्फेगनम में. ब्रायोफाइट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है ही नहीं. ओके सर, सर ये पेपर में आया था ना इसीलिए वो ये आ नहीं रहा था इसीलिए पूछा. अच्छा अच्छा, हाँ. तो स्फेगनम की इंपॉर्टेंस दी हुई है एनसीईआरटी में. ट्रांसशिपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एज ए पैकिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ गुड एब्जॉर्प्टिव पावर. आप इतना लिख सकते हैं अगर 1 मार्क में है तो. 2 मार्क्स में है तो बीइंग एसिडिक इन नेचर, स्लो डिकम्पोजिंग है, ह्यूमस रिच सॉइल को इनिशिएट करती है. दो ही फंक्शन हो सकते हैं, मतलब दो ही रोल हो सकते हैं स्फेगनम के. यस सर 2 मार्क्स में था. ओके ओके, हो गया एग्जाम आपका बायो का? सर वो मतलब नॉर्मल यूनिट टेस्ट जो होते हैं ना वही अच्छा अच्छा, वो थे. चल रहे हैं अभी तो. ठीक है, तो बस ये तो चैप्टर आपकी आज, और ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास, नहीं तो हो सकता है 1 क्लास में खत्म हो जाए, नहीं तो 2 क्लास में तो डेफिनेटली हो जाएगा. सो सेकंड इज प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल. हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. अब ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे? और ग्रोथ अलग अलग लेवल पे भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो डिफरेंट पैरामीटर है. मान लीजिए हमें सेलुलर लेवल पे देखना है ना. सेलुलर लेवल पे आपको मैंने पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया था एक्चुअली. सेलुलर लेवल पे जब आपने लिविंग बर्ड पढ़ा होगा तो उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ अगर सर ने बताया हो तो. प्रोटोप्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ हुआ, सेल के अंदर मास इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने सेल के प्रोटोप्लाज्म में कोई भी मटेरियल डिपॉजिट किया है ना. सो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहलाती है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो एक सेल कैसे ग्रो करती है, मास कैसे इंक्रीज करती है, तो उसका मतलब है कि वो प्रोटोप्लाज्म में अगर कोई मटेरियल डिपॉजिट हुआ तो वो है. अगर एक नॉर्मल प्लांट के हिसाब से कहा जाए तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं. डायरेक्टली किसी प्लांट को ऑब्जर्व कर लीजिए. अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि लाइक हाइट बढ़ रही है ना. जैसे आपने प्लांट की हाइट ले लिया, प्लांट की हाइट में जितनी इंक्रीज होगी उतना ग्रोथ होगी, ऐसे मान सकते हैं. प्लांट का फ्रेश वेट निकाल लिया, फ्रेश वेट में से पानी हटा दोगे तो ड्राई वेट बन जाएगा. सो फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट ऑफ द प्लांट. और आपको मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ाया था कि हम ड्राई वेट को हमेशा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वाटर कंटेंट हट जाएगा तो फिर कॉन्स्टेंसी आएगी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ले सकते हैं, है ना.
हो सकता है किसी प्लांट पार्ट की अगर बात है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है ना, इंक्रीज इन लेंथ। जैसे आप 12th में पढ़ोगे कि पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लेंथ, फॉर एग्जाम्पल पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब की लंबाई जितनी बढ़ेगी हम कहेंगे कि वो उतनी ग्रो कर रही है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। अगर ओवरऑल साइज बढ़ गया तो वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने लीफ लिया है तो लीफ में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है ना। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली आप किसके लिए लोगे, ये लीफ के लिए लोगे। तो लीफ के लिए आप सरफेस एरिया चूज कर सकते हो, लीफ का सरफेस एरिया बढ़ेगा। लीफ में आप समझ ही सकते हैं, लीफ में ग्रोथ, एक छोटी सी लीफ ये है और एक बड़ी सी लीफ ये हो गई, छोटी ये थी। तो जितनी ग्रोथ आप अगर देखें कि ग्रोथ कहाँ कहाँ हुई है, तो ग्रोथ बराबर नहीं हुई, यहाँ पे ग्रोथ कम है और यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है और यहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है ना। यहाँ ग्रोथ अलग है, यहाँ ग्रोथ अलग है, और बिल्कुल इस पॉइंट पे लेंगे तो शायद ग्रोथ हुई ही नहीं या 9 के बराबर हुई। तो प्लांट के अंदर के क्या है, लीफ लीफ हो गया या फ्रूट हो गया, फ्रूट मान लीजिए ग्रो कर रहा है तो हर जगह से बराबर ग्रो करेगा ऐसा कोई गारंटी तो ना है। या जैसे कोई फ्लावर ग्रो कर रहा है, फ्लावर जब खिलेगा, फ्लोरल बड से जब फ्लावर बनेगा तो पेटल्स का साइज जब बढ़ेगा, पेटल्स भी तो बेसिकली लीफ ही होती हैं। तो जहां पे एरिया इंपॉर्टेंट है वहां पे हम सरफेस एरिया को मेजर करके ग्रोथ पता कर लेते हैं कि वो प्लांट पार्ट कैसे ग्रो कर रहा है ना। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जिनसे आप ये काम कर सकते हो। अब इसमें दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए, टर्न कर दो शीट। नो सर, वो लास्ट वाला लिखना था। हो गया सर। अब जैसे आप यहां देखोगे कि लाइक दो एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में वाटरमेलन को देके रखा होगा है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। वाटरमेलन में कहते हैं कि जब वाटरमेलन ग्रो करता है तो अपने मास का मतलब उसमें जो ग्रोथ है, वाटरमेलन में जब ग्रोथ होगा तो लगभग 3.5 लाख गुना से भी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। इंक्रीज इन साइज में ये एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम इंक्रीज साइज में बात करें तो कितना इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि वाटरमेलन को अगर आप देखोगे तो ये अपने साइज का 3.5 लाख गुना ज्यादा ग्रो कर सकता है ना, इतने टाइम्स। मैंने वैसे क्रॉस लगा दिया था, बट वाटरमेलन अपने मास का इतना ग्रो कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हो रहा है। और अगर हम इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल लेते हैं, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में जब आपने ग्रोथ को पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वहां एनसीईआरटी में दिया है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक है इंक्रीज इन साइज, साइज का मतलब मास है ना, एरिया वॉल्यूम। और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से अगर बात करें तो आप किसी भी रूट को ले लीजिए। आपके बुक में लिखा है जैसे वन मेज, मेज में लिया गया है। मेज में जो एपिकल मेरिस्टम है, अगर आप मेज में रूट एपिकल जो मेरिस्टम होता है उसकी एक सेल ले लीजिए। मेज में रूट एपिकल मेरिस्टम की एक सेल लेनी है आपको। तो ये कितना ग्रो करती है, ये 17,500 सेल्स नहीं बना सकती है 1 घंटे में, है ना। 17,500 सेल्स पर आवर। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितनी जल्दी डिवाइड करती होगी, है ना। 60 मिनट में 17,500 सेल्स बन गई फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम इन मेज, जैसा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ग्रोथ कितनी स्पीड से होती है ना। ग्रोथ या सेल डिवाइड करता है या मास इंक्रीज करता है तो कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए कि एक तो सेल में देखना है तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, सरफेस एरिया, ये सारे पैरामीटर्स ले सकते हैं। फिर कुछ प्रॉपर एपरेटस भी हैं जो ग्रोथ के मेजरमेंट में यूज होते हैं, है ना। apparatus used
फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। अब इसमें कौन सा apparatus यूज करेंगे वो हमारी जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे बुक में एक दिया होगा कि बाई हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। मान लीजिए कोई प्लांट है जिसकी लेंथ पता करनी थी, अभी हमने लिखा था लेंथ हम देख सकते हैं, लेकिन तभी तो देख पाओगे ना जब प्लांट की साइज बड़ा होगा, जब प्लांट नेकेड आई से दिखाई देगा। कोई प्लांट ऐसा है जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट में आपने कुछ एल्गी पढ़ी होंगी, और नहीं तो बॉल्फिया, जोस्टेरा, ये सब माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म्स हैं, बुक में आपके दिए हुए हैं प्लांट किंगडम में। तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक प्लांट है तो उसकी लेंथ कैसे पता करोगे, उसकी हाइट कैसे पता करोगे? तो जैसे आप लैब में यूज करते हो वर्टिकल माइक्रोस्कोप होती है, एक ट्यूब है जिसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का कॉम्बिनेशन है। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप आती है जो ऐसे दिखाई देगी लेंथ, है ना। वर्टिकल इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं लेंसेस। तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप को यूज करके आप देख सकते हैं। फिर ग्रोथ के लिए जो प्रॉपर एपरेटस यूज होता है वो ऑक्जेनोमीटर कहलाता है ना? ऑक्जेनोमीटर ये एपरेटस है। ये किसी भी लाइव प्लांट में ग्रोथ कितनी हो रही है वो, अब मान लीजिए आपने कहा प्लांट हाइट सर नापनी है, तो मिट्टी से पौधा उखाड़ोगे, तभी तो आप रूट की टिप से लेके शूट की टिप तक उसकी लेंथ नाप सकते हो ना, इंच टेप को यूज करके। लेकिन पौधे को उखाड़ने में दो चीजें हैं, एक तो रूट टूट सकती है तो लेंथ जो आप ले रहे हो वो एक्यूरेट नहीं आएगी, दूसरा पौधा मर जाएगा, उसे उखाड़ के लेंथ को मेजर करके दोबारा मिट्टी में तो नहीं लगाओगे। तो अगर किसी लाइव प्लांट, किसी इंटैक्ट प्लांट की ग्रोथ पता करनी है, कि एक पॉटेड प्लांट है, एक पॉट में प्लांट लगा हुआ है, और अब आपको देखना है कि 1 घंटे में प्लांट की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, सो उसके लिए एक एपरेटस है, उसे ऑक्जेनोमीटर कहते हैं, है ना। तो ऑक्जेनोमीटर से आप ये काम कर सकते हैं, है ना। और अगर माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जिसको आप माइक्रोस्कोपिक कोई पार्ट है, तो उसके लिए क्रेस्कोग्राफ को भी यूज किया जा सकता है। क्रेस्कोग्राफ, जैसे आपने पॉलन के बारे में पढ़ा होगा, पॉलन प्लांट किंगडम में आपको थोड़ा सा हिंट दिया होगा सर ने, कि एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो 12th में इनके बारे में डिटेल दी हुई है। तो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन में छोटा सा पोर होता है जिसे आप जर्म पोर कहते हैं, वहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो अगर मान लीजिए किसी को जर्म पोर का साइज पता करना है तो कैसे पता करोगे? एक तो पॉलन माइक्रोस्कोपिक है ना, 10⁻⁻⁶ की रेंज में आ रहा है, और फिर पॉलन ग्रेन के अंदर भी आपको केवल जर्म पोर का साइज देखना था, मतलब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में भी आपको जर्म पोर का डायमीटर पता करना था। तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको एक ऐसा अपरेटस चाहिए जो 1 लाख गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर रखता हो, जो चीज -6 में है वो चीज जो है वो एटलीस्ट नेकेड आई के बराबर आ जाए। तो ऐसे केस में जैसी हमारी जरूरत होती है वैसे हम ये अपरेटस को यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सो ओवरऑल ये प्लांट की ग्रोथ के बारे में था, कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, और कैसे करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द apparatus यूज्ड। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रोथ को जब आप मेजर कर लोगे तो ये पता चलेगा कि ग्रोथ में 3 अलग-अलग फेजेस होती हैं। देयर आर फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। कौन कौन सी फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस होती हैं। जैसे आपने रूट मेरिस्टम का डायग्राम बनाया था, रूट मेरिस्टम का मैंने आपको मॉर्फो में एक डायग्राम बनाया था, एक रूट का स्ट्रक्चर, उसमें आपने लिखा था रूट कैप, रूट कैप के पीछे क्या था? जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स, या उसको मेरिस्टमेटिक जोन या रूट का मेरिस्टम नाम दिया। उसके पीछे जो दिखाया वो दिखाया था जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। फिर आपने रूट हेयर्स बनाए थे और वो आते हैं जोन ऑफ सेल मैचुरेशन में। यानी रूट कैप तो डेड थी, अगर वो हटा दो तो रूट के टिप पे आपको मेरिस्टमेटिक जोन है, उसके ऊपर इलोंगेशन जोन है, फिर यहाँ रूट हेयर बना के यहाँ पे मैचुरेशन जोन लिखा हुआ है। रूट का डायग्राम जो एनसीईआरटी के मॉर्फो में बना हुआ है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, और मैंने ही मॉर्फो पढ़ाया था आपको, तो मैंने भी वो डायग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है। तो जो दिख रहा था आपको, क्योंकि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी है, तो जो दिखाई दे रहा था वो हो गया जोन यानी एरिया, कि इतने एरिया में मेरिस्टमेटिक सेल है, इतने एरिया में इलोंगेशन वाली सेल है, इतने एरिया में मैचुरेशन वाली सेल है। उनको कट करोगे तो एनाटॉमी मिल जाएगी, कि जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स जो था उसको कट करके देखोगे तो उसमें मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, वो सेल डिवाइड कर रही है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू बन गया था। और अगर मैचुरेशन जोन को देखोगे तो उसमें परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे, तो वो भी आपने पढ़े, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम। हमने एक रूट का टीएस पढ़ा था एनाटॉमी में,
के रूट में एपिडर्मिस आएगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस आएगा, पेरिसाइकिल आएगा, जाइलम, फ्लोएम, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू। तो जैसे मॉर्फोलॉजी में बाहर से दिख रहा है, एनाटॉमी में अंदर से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हैं क्यों, उनके होने का रीजन क्या है? उनके होने का रीजन उनकी फिजियोलॉजी है। सो फिजियोलॉजी में वो क्या कहलाएंगी? फेजेस बन जाएंगी कि कितने टाइम तक सेल डिवाइड कर रही है, दैट विल बी फेज ऑफ सेल डिवीजन। जितने टाइम तक सेल इलोंगेट करेगी, दैट विल बी फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। और जितने टाइम तक सेल मैच्योर होगी, वो बन जाएगा फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो जो एरिया थे मार्फो के हिसाब से, वही चीज फिजियोलॉजी में फेज बन गए, ड्यूरेशन बन गए, है ना। सो कौन कौन सी फेजेस है? एक पहली फेज आएगी फेज ऑफ सेल डिवीजन, जहां पे सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेंगी, सेल बना रही है, सेल डिवीजन की जगह सेल फॉर्मेशन लिख सकते हो, या मेरिस्टेमेटिक फेज लिख सकते हो। ये अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है, जैसे आपको मेरिस्टेम्स पढ़ाए थे। और जब सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती हैं तो उनमें मैचुरेशन नहीं होता, मतलब उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो उनमें क्या है कि सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग है ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स है। और ये कहाँ पे आपने पढ़ा था? रूट के एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे। शूट का एपेक्स एक्सिलरी बड में भी होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट थी? ये आपको मिलेंगी एट रूट एंड शूट एपेक्स। एपेक्स का प्लूरल लिखोगे तो एपिसिस। सो रूट और शूट के जो एपिक्सेस हैं, उन पे आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप सेल्स को देखोगे तो सेल्स कैसी होती हैं? क्योंकि सेल्स को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना है, तो सेल्स बेसिकली सिंपल होंगी। एक थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, वो सेल ऑर्गेनेल जो मैचुरेशन में चाहिए वो यहाँ तो जरूरत है नहीं। तो ईआर, गोल्जी बॉडी, है ना, प्लास्टेट्स, जो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब यहाँ कुछ नहीं होते, है ना। विद फ्यू सेल ऑर्गेनेल, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी देता है। सेल डिवीजन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो उसके लिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे, लेकिन प्लास्टिड्स नहीं होते, वैक्यूल नहीं होता, ईआर और गोल्जी बॉडी नहीं होते, लाइसोसोम्स नहीं होते, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस तो बड़ा सा होगा ही होगा, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है, यानी माइटोसिस या मियोसिस, और ऐसे केस में न्यूक्लियस तो होना जरूरी है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं, अपने आप सेल की पढ़ सकते हो। मैंने आपको इनमें से कुछ एनाटॉमी के टाइम पे भी पढ़ाया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं। तो मैं वही चीज यहाँ पे बेसिकली लिख रहा हूँ। तो पहली फेज जितने टाइम तक सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है नॉन स्टॉप, वो पहली फेज है, जिसे आपने बोला फेज ऑफ सेल डिवीजन, है ना। फिर ऐसे दूसरी फेज आएगी जो फेज ऑफ सेल इलोंगेशन है, जिसमें सेल अपनी लंबाई बढ़ाएगी, डिवीजन बंद कर देगी। और डिवीजन बंद करने के बाद सबसे पहले क्या होगा? सेल की लेंथ बढ़ेगी। नंबर नहीं चेंज होगा, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो उसमें क्या करना होगा? क्यों बढ़ती है लेंथ? क्योंकि वैक्यूल का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। अभी तक यहाँ वैक्यूल नहीं थी, अब यहाँ पे सेल में वैक्यूल बन जाएगी। सो बिकॉज ऑफ वैक्यूल फॉर्मेशन इलोंगेट करती है ना। तो यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है? देयर इज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। एक तो वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, है ना। सेल वॉल वीक हो जाएगी, इसलिए वो खिंच सर पाएगी वैक्यूल के फॉर्मेशन से एलोंगेशन कैसे हो रहा है? वैक्यूल बनाने के लिए बेटा जगह चाहिए ना। सेल को लंबा नहीं करोगे, खींचोगे नहीं, तो वैक्यूल कैसे बनाओगे? नॉर्मल एक सेल के अंदर तो कुछ नहीं है, अब आपको बीच में स्पेस बढ़ाना है, तो आपको खींचना पड़ेगा ना सेल को। तो इसलिए वैक्यूल बनाने के लिए आपको चाहिए, है ना। सेल का साइज बढ़ेगा तो सेल इनलार्जमेंट होगा। वैक्यूल हो गया, इनलार्ज हो गया, है। सेल वॉल का डिपोजिशन चेंज होगा। अब सेल वॉल नॉर्मल बनने वाली है, तो सेल वॉल का डिपोजिशन होगा।
तो ये सब चीजें फेज एलोंगेशन फेज के अंदर सारी बातें आती हैं, है ना? और फिर लास्ट में सेल मैच्योर हो जाएगी, तो फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन, है ना? मैच्योरेशन को आप डिफरेंशिएशन फेज मान सकते हो। डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल को एक प्रॉपर वर्क असाइन करना, है ना, उसका जो भी फंक्शन होगा वो इसमें आ जाएगा, है ना। मैच्योर फेज का मतलब है परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे, और परमानेंट टिश्यू बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस, कि उनमें क्या केस है, सेल वॉल में क्या बने, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि उनको एक फंक्शन असाइन कर दिया, लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, सब में डिफरेंशिएशन फेज से तो बनते हैं, सेल डिवाइड करना तो बंद कर ही चुकी है। इसमें सेल वॉल की थिकनिंग्स भी आ जाएंगी, जैसे आपने कोलेनकाइमा में पढ़ा था या स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ा था, सेल वॉल की थिकनिंग्स बन जाएंगी, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो भी बन जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। जितने सेल ऑर्गेनेल कम थे वो सारी पे बन जाएंगे, क्योंकि अब तो सेल मैच्योर हो गई ना, अब तो ईआर, गोल्जी बॉडी सबकी जरूरत है। तो जो जो चीजें मेरिस्टेमेटिक फेज में तो सेल को डिवाइड करना होता है। जब आपने माइटोसिस पढ़ा होगा तब आपको ये चीज बताई गई होगी कि जैसे ही प्रोफेज का लास्ट आता है उस टाइम पे सारे सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सब चीजें, केवल क्या रह जाता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं, स्पंडल फाइबर बन गए, और एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल। उसके अलावा तो सेल में कुछ नहीं होता ना। तो सेल यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है, इसका मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, बस जिनकी जरूरत है वो होंगे, वरना नहीं। और जब मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योर में अब डिवाइड तो कर नहीं रही, तो अब सबकी जरूरत है, सबके अलग अलग काम थे, हर सेल ऑर्गेनेल का एक अपना फंक्शन होता है, तो अब सबकी जरूरत है तो बना लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, जब डिवीजन बंद होगा तो पहले वैक्यूल बनती है, बिकॉज वैक्यूल को स्टोर हाउस ऑफ वेस्ट मटेरियल माना जाता है। जब सेल डिवाइड करना बंद करेगी फिर मेटाबॉलिक वेस्ट बनना शुरू होंगे, तो वेस्ट को कहाँ स्टोर करोगे, रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, तो इसलिए पहले वैक्यूल बनती है, उसके बाद बाकी सेल ऑर्गेनेल बनेंगे और उनका मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन होगा। तो तीन अलग अलग फेज हो गई। जैसे आपने मार्फो में जोन पढ़े थे ना, एरिया, तो जो दिखाई दे रहा है वो एरिया, उसके अंदर जो चल रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, वो फेज में आ गए। तो सेम चीज है बेसिकली। सर ये जो सेल इनलार्जमेंट हो रही है ये हर डायरेक्शन में होगी? वो डिपेंड करता है कि सेल कहाँ की है, लाइक रूट का अलग केस है, शूट का अलग है, एपिकल बड में अलग है, एक्सिलरी बड में अलग है, अलग अलग केस में अलग अलग है। क्योंकि हम ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ या किसी प्लांट पार्ट को लेके समझ रहे हैं जर्नल, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि वो किस डायमेंशंस में इंक्रीज हो रहा है। बट इनलार्ज होगा, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होने में ये फिक्स हो गया कि उसकी लेंथ उसकी विड्थ से ज्यादा होगी, वो हर जगह होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। प्लांट एक्सेस के अलोंग देखोगे तो लेंथ विड्थ से ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई हमने इलोंगेशन वर्ड यूज किया। इनलार्जमेंट तो किसी भी एरिया में हो सकता है, बट इलोंगेशन का मतलब है कि उसकी लेंथ उसकी विड्थ से ज्यादा हो। और सर ये जो सेल वॉल थिकनिंग्स है इसका मतलब ये अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुका है? हाँ, सेल वॉल थिकनिंग से मतलब ये है कि आपने जैसे एनाटॉमी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पहले मेरिस्टेम्स होता है तो सिंपल एक सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, थिन। फिर उसके बाद पैरेन्काइमा बनता है तो एक नॉर्मल सेल वॉल बनती है। फिर कॉलेनकाइमा बनेगा तो हेमीसेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट होगा। फिर स्क्लेरेनकाइमा बनेगा तो लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन ये डिपॉजिट होगा। अब कहाँ की सेल में कौन सा मटेरियल है वो अलग अलग आएगा। अगर स्क्लेरेनकाइमा मान लीजिए लिग्निफाइड है तो नॉर्मल हो गया। अगर आप कहें कि उसमें सर लिग्निन की जगह सुबेरिन डिपॉजिट हुआ तो इसका मतलब वो सुबेराइज सेल होगी। अब सुबेराइज सेल आपने एंडोडर्मिस में पढ़ी है या कॉर्क में पढ़ी है, तो मतलब इस सेल वॉल थिकनिंग्स का मतलब है कि सेल वॉल का जो मटेरियल है वो प्लांट टू प्लांट, एज टू एज, एरिया टू एरिया वेरिएबल है ना। तो जिस जगह पे जो मटेरियल डिपॉजिट होना चाहिए वो आएगा।
है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके सर, क्लियर। अब बात करते हैं कि हमने ग्रोथ देख लिया, ग्रोथ को मेजर कर लिया था अभी, प्लांट हाइट या फ्रेश वेट, ड्राई वेट, जो भी पैरामीटर लेना हो। अब इस ग्रोथ को आपने मेजर कर लिया, इसको आप एक ग्राफ पे प्लॉट करिए। लाइक एक हफ्ते में ग्रोथ कितनी हुई, तो हमने एक दिन में मेजर की, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब एक तरफ डे आ गए 1 2 3 4 5 6 7, और एक तरफ लेंथ आ गई। अगर मान लीजिए हमने लेंथ मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, तो हमने एक ग्राफ बना लिया ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो ग्रोथ अगर पर यूनिट टाइम होगा तो क्या कहलाएगा, ग्रोथ रेट कहलाएगा। तो प्लांट जब ग्रो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब उसे आप प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लोगे, आपकी मर्जी, आप प्लांट हाइट लो, वेट लो, फ्रेश वेट लो, ड्राई वेट लो, सरफेस एरिया लो, जो भी आपने अभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पढ़े थे उनमें से कोई भी आप पैरामीटर एक ले लीजिए, और टाइम तो आपको लेना ही है। सो ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या बन जाएगा, ग्रोथ रेट बन जाएगा। अब ये ग्रोथ रेट दो टाइप के हैं, या तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है या फिर जो है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है। सो नेक्स्ट आएगा कि प्लांट में ग्रोथ के रेट क्या क्या है। ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट का मतलब हुआ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। है ना, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और ग्रोथ का मतलब इंक्रीज ही लेके चल रहे हो, है ना हमेशा। वो डिक्रीज वाला बस आपको मैंने कल मतलब पिछली क्लास में समझा दिया था कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे डिक्रीज करेगा, अदरवाइज नहीं करता। तो ग्रोथ में हम ले रहे हैं तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब ये दो अलग अलग टाइप के हैं। एक कहलाता है पहला, फर्स्ट, जिसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। अब अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे है, एम आएगा बेटे। अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब ये है, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो लीनियर मैनर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब सेल्स कॉन्टिन्यूअसली एड अप हो रही है ना। अब ये होगा कैसे, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से नंबर इंक्रीज हो रहा है तो अर्थमेटिक ग्रोथ कहलाएगा। अर्थमेटिक ग्रोथ में जब आप कर्व प्लॉट करते हैं तो कर्व कैसा आता है, लीनियर इक्वेशन आती है ना। यहाँ पे क्या आएगा, जब आप प्लॉट करोगे तो एक लीनियर कर्व आएगा। इज ऑब्टेन्ड, लीनियर का मतलब लाइक दिस। तो एक लीनियर इक्वेशन आ गई, तो ये अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के हिसाब से आप मान लीजिए, है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया होता टाइम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया होता लेंथ। तो जब इसकी इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगी, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी। जैसे लीनियर इक्वेशन आपने अगर फिजिक्स में या कहीं पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये y हो गया, ये एम एक्स हो गया, प्लस सी हो गया। एम एक्स प्लस सी की किसकी इक्वेशन कहलाती है, लीनियर ग्राफ की इक्वेशन कहलाती है। तो उसी का डेरिवेशन हो गया कि एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। अब इसमें एल टी क्या लिया है, हमने लिया लेंथ एट टाइम टी, जो हमें कैलकुलेट करना है। एल नॉट क्या है, दिस विल इनिशियल लेंथ, टी इज द टाइम, सब जानते ही है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर कहलाता है ग्रोथ रेट, या इसको हमने लेंथ के हिसाब से लिया है तो आप इसको लिख सकते हो इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितना इलोंगेट हो गया, कितनी लेंथ बढ़ गई। सो इलोंगेशन पर यूनिट टाइम क्या हुआ, ये हमारा ये वाला केस आ गया।
अब इसको, ये तो हो गया मैथमेटिक्स के हिसाब से, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है और ये लीनियर ग्राफ आता है, लीनियर कर्व आता है, वो याद रखना है। अर्थमेटिक ग्रोथ हो गई। इसको अगर हम डिवीजन के हिसाब से समझते तो ये कैसे होता, तो डिवीजन के हिसाब से एक्चुअली ये होता है कि जब एक से दो सेल बनती है, माइटोसिस में आपने पढ़ा है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, फिर दो में से क्या होगा, एक मैच्योर हो जाएगी और एक डिवाइड करने के लिए कैपेबल रहेगी, है ना। होता क्या है यहाँ पे कि आउट ऑफ टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, फ्रॉम वन पेरेंट सेल, जो डिवाइडिंग सेल है, जो डिवाइड कर रही थी, only one mature and differentiate, while the other remain as such का मतलब मेरिस्टेमेटिक। मतलब दूसरा वाला डिवाइड करने के लिए फिर से कैपेबल है। तो दो सेल्स बनी, दो में से एक मैच्योर हो गई और एक मेरिस्टेमेटिक एज यूजुअल। अगर यही चलता रहा तो उसके हिसाब से नंबर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होगा। 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझना हो आपको तो आप ऐसे बना सकते हो, लाइक ये सेल है, डिवाइडिंग सेल है। अब माइटोसिस से क्या होगा, इससे दो सेल बनेंगी। अब ये दो डॉटर सेल बन गई। अब इसमें से एक क्या करेगी, ये तो मैच्योर हो जाएगी, केवल ये डिवाइड करेगी। फिर इसमें से एक तो मैच्योर हो जाएगी, केवल ये डिवाइड करेगी। फिर इसमें से एक तो मैच्योर हो जाएगी, केवल ये डिवाइड करेगी। फिर एक मैच्योर हो जाएगी, केवल ये डिवाइड करेगी। फिर एक मैच्योर होगी, ये डिवाइड करेगी, लाइक दिस। फिर ये मैच्योर हो जाएगी और ये डिवाइड करती रहेगी, है ना। तो हमेशा दो में से केवल एक मैच्योर होगी और एक डिवाइडिंग रहेगी, एम फॉर मैच्योर, है ना। तो इसका मतलब पहले एक सेल थी, फिर अब एक में ये एक ऐड होगी क्योंकि ये मैच्योर हो गई, तो ये दो हो गई, क्योंकि ये तो डिवाइड करके दो में जाएगी। फिर ये मैच्योर होकर इसमें ऐड होगी तो तीन हो गई। ये डिवाइड करके इसमें जाएगी तो ये मैच्योर होकर चार। फिर ये इसमें 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। तो सेल का नंबर कैसे बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक लीनियर कर्व मिल जाएगा। सो ये फर्स्ट हो गया ग्रोथ रेट। आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, आप उससे भी एक देख सकते हो। सेम मतलब जैसे मैंने बनाया इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन बुक में भी दिया हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कहलाता है ना। या एक्सपोनेंशियल। जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों सेल डिवाइड करती रहेंगी हमेशा। दोनों सेल डिवाइड करने का मतलब है कि ये मैच्योर नहीं होगी। एक से दो, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 64, इस तरीके से अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल मैनर कहलाता है या जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कहलाता है। अगर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन। तो जब ऐसे इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है ना। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी। दो के बाद तीन नहीं आएगा, सीधे चार आएगा। चार के बाद पांच नहीं आएगा, सीधे आठ आएगा। आठ के बाद नौ नहीं आ रहा, सीधे 16 सेल बन जाएंगी, है ना। बिकॉज हर सेल डिवाइड कर रही है, एवरी टाइम डिवाइड कर रही है। चेंज करूं शीट। अब यहाँ कैसे आएगा, इक्वेशन क्या आएगी। यहाँ पे आपकी बुक में जो इक्वेशन है वो मास को लेके समझाया गया, या स्टेटमेंट में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ द डॉटर सेल
remain continue to divide. दोनों डॉटर सेल डिवाइड करती चली जाएंगी, तो 1 से 2 बन गई, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे वेट से समझाया गया, तो डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर आर टी जाएगा। डब्ल्यू और एल फिक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि प्लस आर टी है या ई की पावर आर टी है। अगर कहीं पे उल्टा लिख दिया जाए, मैं यहाँ पे लिख दूं एल टी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू ई की पावर आर टी, तब भी वो एक्सपोनेंशियली कहलाएगी। एल और डब्ल्यू मत याद रखिएगा, एल और डब्ल्यू तो एक पैरामीटर लिए गए जो एग्जाम्पल में है कि एक में लेंथ मान लिया और एक में मास मान लिया, वेट मान लिया, तो एल और डब्ल्यू लिख दिया। अदरवाइज इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस आर टी, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस आर टी, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस आर टी। ये प्लस आर टी है तो अर्थमेटिक है, ऐसे यहां लिखेंगे तो ई आर टी आएगा। बी टी इक्वल्स टू बी नॉट इंटू ई की पावर आर टी, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू ई की पावर आर टी, तो ई की पावर आर टी है तो एक्सपोनेंशियल है ना। ई आप जानते ही हैं, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, तो यूज ही करते होंगे आप। डब्ल्यू टी क्या हो गया, अब यहाँ पे इनिशियल ये हो गया मास एट टाइम टी, क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू कंसिडर किया गया वो वेट या मास, हाइट, नंबर, जो भी साइज मान लीजिए आप इसे, है ना। ये हो गया साइज या मास एट टाइम टी, जब लास्ट में आप लोगे तब। ये आपका बन गया इनिशियल मास, और टी तो आप जानते ही हैं, टी इज द टाइम। अब यहाँ पे आर क्या कहलाता है, आर अगेन यहाँ पे ग्रोथ रेट होगा, है ना, सिंपल। और ई क्या है, ई इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉगरिथम्स या लॉग लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आर जो है, जिसको आपने ग्रोथ रेट माना है, आर को यहाँ पे एक और नाम दिया गया है, इस इज कॉल्ड एफिशिएंसी इंडेक्स। आर को और क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जाता है। मतलब कोई भी प्लांट मटेरियल कितना एफिशिएंट है, उसका पैरामीटर क्या है। अब एफिशिएंसी किस सेंस में हुआ, ग्रोथ के सेंस में हुआ, वो जितना ज्यादा ग्रो करेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। और ग्रो करने का पैरामीटर क्या है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड आर। तो आर को क्या मान लिया गया कि आर ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी हो गई, वो एक एफिशिएंसी का इंडेक्स यानी पैरामीटर बन गया, जिससे हम पता कर पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कितनी हो रही है। सो आर को एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। और अगर हम प्लांट की जगह कोई एनिमल लेंगे तो एनिमल में भी अप्लाई होगा, 12th में आप पढ़ोगे तो वहां पे भी आर की वैल्यू आएगी। वहां ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करेंगे, बिकॉज प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। तो एफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, दिस इज एबिलिटी, फिलहाल तो हम प्लांट ही पढ़ रहे हैं, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। तो इसीलिए इसको एफिशिएंसी इंडेक्स का नाम दे दिया गया। सर ये अरिथमेटिक ग्रोथ और ये जियोमेट्रिक ग्रोथ में ये आर का मतलब दोनों में डिफरेंट है ना, पहले वाले में तो नहीं ग्रोथ नहीं रेट है, दूसरे में एफिशिएंसी रेट। नहीं नहीं, उसमें भी आर वाले में, इसमें भी तो आर ग्रोथ रेट ही तो लिखा था। यहाँ इलांगेशन था तो इलांगेशन पर यूनिट टाइम है, यहाँ पे वेट है तो यहाँ पे मास पर यूनिट टाइम कर लीजिए, एक ही है। सर वो चेंज ये एलोंगेशन और होगा मास कि, को एक जैसा ले हाँ सकते हैं। चेंज ये है कि प्लस आर टी है या ई की पावर आर टी है, बाकी कुछ नहीं चेंज है। आर टी और एल टी या डब्ल्यू टी या एल नॉट या डब्ल्यू नॉट, जो भी इनिशियल और फाइनल, ये हो गया बेसिकली फाइनल, ये हो गया इनिशियल। अब यहाँ मास है, पीछे आपको लेंथ लिखा था, ई बस डिफर करेगा, या वहां प्लस आर टी था, यहाँ ई की पावर आर टी। सर मतलब यहाँ पे भी एल ले सकते थे। हाँ हाँ ले सकते हो, यही तो बता रहा था अभी आपको, आप लिख लीजिए एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस, प्लस हटा दीजिए, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू ई की पावर आर टी, तब भी यही इक्वेशन आई। ओके सर।
क्लियर? अब और इसके आगे चलते हैं। ये तो ग्रोथ रेट की बात हो गई कि दो टाइप के ग्रोथ रेट हो गए, एक अर्थमेटिक हो गया, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट हो गया, है ना। इनके एग्जाम्पल बता सकते हो एनाटॉमी में, कोई भी एग्जाम्पल जो अर्थमेटिक ग्रोथ को या जियोमेट्रिक ग्रोथ को शो करता हो, बिकॉज एनाटॉमी में आपने डिवीजन पढ़े हुए हैं। सर अरिथमेटिक में तो कैम्बियम आ जाएगा। कैम्बियम अर्थमेटिक में आएगा। यस सर, ठीक कैम्बियम है। रिंग। हाँ, क्योंकि कैम्बियम में चाहे वेस्कुलर कैम्बियम हो या कॉर कैम्बियम हो, आपने उसमें मैंने यही पढ़ाया था, आपने यही पढ़ा था कि कैम्बियम में एक सेल मैच्योर हो जाएगी और एक कैम्बियम ही रहेगी। अगर वो बाहर मैच्योर हुई तो सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर मैच्योर हुई तो सेकेंडरी जाइलम। और अगर कॉर कैम्बियम का केस है तो बाहर मैच्योर होगा तो कॉर्क, अंदर मैच्योर होगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और एट ए टाइम एक ही मैच्योर होगा, एक कैम्बियम वैसे का वैसा रहेगा। तो कैम्बियम की जो ग्रोथ है दैट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है। और फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ का एग्जाम्पल, जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, रूट का मेरिस्टेम है या शूट का मेरिस्टेम है, वहां तो कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ सेल्स ऐड होती जा रही है ना। फेज ऑफ सेल डिवीजन है ना, जैसे अभी आपने पढ़ा था। फेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या पढ़ा था आपने कि यहाँ पे तो सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग है ना, यहाँ मैचुरेशन थोड़ा हो रहा है, यहाँ तो सेल डिवाइड करती जा रही है अनलिमिटेड फैशन में। तो यहाँ जो ग्रोथ हो रही है, यहाँ जो डिवीजन हो रहा है, वो कैसा होगा? वो जियोमेट्रिक होगा। और फिर आगे जब आप 12th में पढ़ोगे, क्योंकि 12th में आपको प्लांट और ह्यूमन दोनों का डेवलपमेंट थोड़ा सा पढ़ना है, तो वहां पे आप जैसे ह्यूमन का भी पढ़ोगे। जब जाइगोट डिवाइड करता है तो शुरू में तो केवल डिवाइड ही करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इसका मतलब वो जियोमेट्रिक मैनर में डिवाइड करेगा, चाहे प्लांट का जाइगोट हो या एनिमल का जाइगोट हो, दोनों जगह ऐसे ही होता है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, मतलब बाकी जगह मैचुरेशन हो गया और कुछ एरिया छूट गए जहां ग्रोथ हो रही है, तो फिर वो अर्थमेटिक हो गया कि भाई कुछ मैच्योर कर दिया और कुछ मेरिस्टेमेटिक वैसे ही का वैसे छोड़ दिया। आपकी बुक में एक डायग्राम सा बना हुआ है, उसमें आप समझ सकते हो कि जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो शुरू में तो जो है वो जियोमेट्रिक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके दिखाया गया है। फिर एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि टिप पे तो होगा अर्थमेटिक फेज और नीचे जो है वो मैचुरेशन आ गया, तो मैचुरेशन ऐड होती जा रही, शुरू में जियोमेट्रिक हो गया, फिर टिप बची रह गई, उसमें अर्थमेटिक है, और जो नीचे मैच्योर हो गई है वो तो है ही। तो आप ले सकते हो। और कोई एग्जांपल? बाइनरी फिशन किस में आएगा और बडिंग किस में आएगा? सर बाइनरी फिजन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं, वो सर हमारा जीपी में आएगा, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। हाँ, और बाइनरी सर फिशन बडिंग हमारा ज्योमेट्रिक में। हाँ, और बडिंग हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ में। हाँ, बडिंग अरिथमेटिक ग्रोथ में आ गया, बिकॉज बडिंग में आपने पढ़ा है कि एक पेरेंट से एक डॉटर बनेगा, और डॉटर हट गया, पेरेंट फिर डिवाइड करके नया बडिंग बनाएगा, फिर डॉटर हट गया, फिर पेरेंट डिवाइड करेगा। तो बडिंग में एट ए टाइम केवल एक सेल मैच्योर हो रही है और एक वैसी की वैसी यानी पेरेंट सेल रह रही है। जबकि बाइनरी फिशन में पढ़ाया था कि सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती जाती है, 1 से 2, फिर 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया से 8 बैक्टीरिया, लाइक दिस। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह ये लिखा जाए कि भाई अर्थमेटिक ग्रोथ यहाँ पाई जाती है, या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज ऐसे होती हैं, या जियोमेट्रिक ग्रोथ का रेट यहाँ आएगा। अपनी समझ के हिसाब से भी आप अलग अलग ऑप्शंस ले सकते हो। नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बाइनरी फिशन शोज विच टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न। अब आप कहें कि सर बाइनरी फिशन ऐसे तो पढ़ाया नहीं गया, और ना यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है कि बाइनरी फिशन जो है वो आपको अरिथमेटिक ग्रोथ में या जियोमेट्रिक ग्रोथ में से कहाँ लेके आना है, आपको सिर्फ लिंक करना है और उसके बाद आपको उनके आंसर्स करने होते हैं। खैर, ये हो गया ग्रोथ की बात हो गई। अब जब आप इस ग्रोथ को दे रखोगे तो ग्रोथ रेट दो और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, कि अगर ग्रोथ को क्वांटिटेटिवली दिखाया जाए, है ना, ग्रोथ क्वांटिटी के हिसाब से भी हो सकती है, क्वालिटी के हिसाब से भी होती है। जहां पे आप पैरामीटर्स की बात करते हो, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन होता तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती ना, तो अगर हम ग्रोथ का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई, हमें ये नहीं बताना कि ग्रो हो रही है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप ग्रो कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आप पिछले 5 सालों में कितना ग्रो कर गए, आपकी 5 सालों में लेंथ कितनी इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है ना। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब है कि हमें अलग तरीके से ग्रोथ रेट को देखना होता है। तो इसी ग्रोथ रेट में आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वांटिटेटिव, सर बर्डिंग में जो फिर बर्ड डिटैच होगी वो भी तो फर्दर रिप्रोड्यूस मतलब करेगी।
नहीं, वो पहले ग्रो करेगी और फिर कंडीशन सुटेबल होंगी तब वो बडिंग में जाके चेंज होगी, इमीडिएट नहीं होगी। जबकि जो मेरिस्टेम्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग है, उनमें कभी मैचुरेशन नहीं आता। ओके सर। अगर आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करोगे ग्रोथ रेट का, तो फिर दो अलग अलग टाइप के ग्रोथ रेट और होते हैं। एक कहलाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है कि जिसमें मेजरमेंट किया जाएगा इनिशियल वैल्यू से, है ना। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन आपको करना है विद इनिशियल पैरामीटर्स, है ना। जैसे आपकी बुक में एब्सोल्यूट और दूसरा भी, मैं दोनों को कंपैरिजन करके समझा देता हूं। एक दे रखा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम with respect to initial value, initial parameter which is 0। यानी एट द स्टार्ट जब आप ग्रोथ लोगे तो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ कहलाएगा। और रिलेटिव का मतलब होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम with respect to initial value which is never be 0। जीरो नहीं हो सकती, जीरो से कुछ ज्यादा ही होगी, प्लस में होगी, है ना। आप कह सकते हो कि ये कॉमन बेसिस पे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने क्या किया, अपने घर में 1 ग्राम का सीड लिया और ग्राम सीड को सोक करके आपने पॉट में लगाया। फिर आपने कहा कि सर 7 वीक में या 7 डेज में चलिए या 1 डे में 10 या सेंटीमीटर जो है वो प्लांट की हाइट बढ़ गई। तो शुरू में जब आपने ग्राम सीड को लिया तब तो प्लांट हाइट 0 है, उसमें तो कोई प्लांट है ही नहीं, तो 0 हो गई। फिर 1 हफ्ते के अंदर 10 सेंटीमीटर लंबा ग्राम का प्लांट बन गया। तो 10 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू दैट इज 0, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। 10 सेंटीमीटर पर वीक जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ वो एब्सोल्यूट ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। बट अगर आप कोई नर्सरी से प्लांट लाएं जिसकी इनिशियल लेंथ ऑलरेडी आपके पास 20 सेंटीमीटर है, उस नर्सरी से लाने वाले प्लांट को आपने पॉट में लगाया और कहा कि 1 वीक में सर वो 30 सेंटीमीटर का हो गया, तो एक्चुअली वो 30 सेंटीमीटर का नहीं हुआ। वो जब आप लाए थे तब 20 सेंटीमीटर था। 1 वीक में जितना एड अप हुआ दैट इज बेसिकली द ग्रोथ। तो आएगा आंसर तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पर वीक, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव कहलाएगा, क्योंकि हम 20 को 0 नहीं मान सकते, है ना। 20 इज ऑलरेडी देयर। तो सर लेकिन हुआ तो वो 0 से ही स्टार्ट हुआ होगा ना। आपके बुक में एक डायग्राम भी बना हुआ है इसी से रिलेट करते हुए। उन्होंने क्या किया है कि एक लीफ का डायग्राम बनाया है और ये दिखाया, जैसे मान लीजिए आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी मान सकते हो कि आप कोई प्लांट को देखो तो आपको पता है कि नोड पे कोई लीफ नहीं है, तो लीफ का साइज एट दैट पर्टिकुलर केस कितना हो गया, 0। फिर आपने देखा कि सर 1 हफ्ते के अंदर एक लीफ निकल आई जिसका साइज कितना है, जिसका सरफेस एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गई और इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो उस हिसाब से आंसर आ गया। फिर दूसरी तरफ एक बड़ी सी लीफ दी हुई है जिसका सरफेस एरिया ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर है, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर 1 हफ्ते में उसका साइज बढ़ के कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अभी भी जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक 0 के रिस्पेक्ट में है और एक इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में है, कॉमन बेसिस पे है। तो जो कॉमन बेसिस पे है वो कहलाता है रिलेटिव।
कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन करने के लिए दूसरा होना चाहिए, दूसरा जीरो नहीं हो सकता, और अगर दूसरा जीरो है तो कंपैरिजन नहीं होगा, दैट इज सिंगल पैरामीटर, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहलाता है। तो क्वांटिटेटिवली ग्रोथ रेट दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना? तो ये दोनों चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ को आप कैसे चेंज करोगे। अब जैसे जो यंग प्लांट है, जिनमें ऑलरेडी प्लांट बना हुआ है, फिर आप उनमें ग्रोथ देखोगे तो उनमें आपको रिलेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा मिलेगा। और जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम पे जब आप ग्रोथ देखोगे तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी, बिकॉज सीड जर्मिनेट करने का मतलब है पहले ग्रोथ जीरो थी, अब वो जर्मिनेट करके ग्रो कर रहा है, तो वो जीरो के कंपैरिजन में आप मेजर कर रहे हो। और जब ऑलरेडी एक सैपलिंग या एक प्लांट है, उसको जब आप एक एडल्ट या मैच्योर प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो फिर वो रिलेटिव ग्रोथ रेट कहलाएगा। ये दोनों में डिफरेंस आता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज जर्नली हाई इन young developing plant. और ये आप ले सकते हो कि ये एग्जाम्पल अगर लेना हो तो ये जैसे सीड जर्मिनेशन है, सीडलिंग ग्रोथ फ्रॉम सीड जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन से सीडलिंग बनने तक का अगर आप देख रहे हो तो एब्सोल्यूट है, बिकॉज पहले ग्रोथ जीरो, सीड के अंदर तो ग्रोथ जीरो, और फिर सीड जब जर्मिनेट करेगा तो एक छोटा सा सीडलिंग या स्प्राउट बनेगा, उसकी लेंथ अगर आप लोगे तो जीरो के कंपैरिजन में लोगे। और ऑलरेडी एक प्लांट छोटा सा है, फिर वो जब बड़ा प्लांट बनेगा तो ग्रोथ रेट जो आएगा वो कंपैरेटिव मैनर में आएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट बन जाएगा। सर यहाँ पर हमने जनरली क्यों लिखा है? ये आपको, क्योंकि अलग अलग प्लांट का अलग अलग है, मैंने हाई लिख दिया है तो हाई यंग डेवलपिंग प्लांट में अब किस प्लांट में कितना ग्रोथ रेट है सबका अलग अलग आता है ना, तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर है। आपको जब तक एक एक प्लांट का मेजर नहीं करोगे तब तक आप हाई या लो नहीं बोल सकते ना। अगर मैंने कहीं पे भी अगर हाई लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ लो भी होगा, बट लो तो कहीं नहीं बात की गई, क्योंकि कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन करने के लिए अब हाई है तो डेफिनेटली कोई लो भी होगा। अब वो लो कितना है और उसके कंपैरिजन में कितना हाई हुआ। रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव जीरो से नहीं किया जाता है ना। किसी के ऑलरेडी 40 सर मार्क्स आ रहे हैं हाई और आपके हमें 60। हाँ सर बोलो। हाई हमें रिलेटिव ग्रोथ रेट को ले रहे हैं मतलब, या फिर हम ये देख रहे हैं कि उसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट से हाई हो रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट? नहीं नहीं, ये वाला जो ग्रोथ रेट है ये आपको मोस्टली डेवलपिंग प्लांट के अंदर मिलेगा, ये लिखा हुआ है। और सीड जर्मिनेशन जब होता है, सीडलिंग बनता है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अब सीड तो एक बार जर्मिनेट करेगा, जबकि रिलेटिव ग्रोथ तो पूरी लाइफ चलती रहेगी। और सर जो जनरली हाई यंग डेवलपिंग प्लांट है, इसका मतलब ये है कि कुछ ज्यादातर डेवलपिंग प्लांट्स के अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, हाँ, हाई होता क्योंकि है। क्योंकि एक्चुअली आप सीड में जो ग्रोथ होती है वो तो काउंट नहीं करते ना, होने को सीड में भी होती है। अब जैसे मान लीजिए हमारी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आप यही तो मानते हो कि हमारी बर्थ से लेके आगे की ग्रोथ की बात होती है। एंड व्हाट अबाउट दोज 9 मंथ जो किसी मदर के वॉर्म में किसी फीटस ने बताए, उसको तो कोई काउंट नहीं कर रहा, वो भी तो मेरी ग्रोथ है ना। मैं मदर के वॉर्म में जब था तो 9 मंथ्स की ग्रोथ वो मेरी ही तो हुई, लेकिन हम उसे छोड़ के बैठे हैं ना, क्योंकि हम तो बर्थ से काउंट करते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि ये वाली ग्रोथ, अब जो बर्थ जो फीटस की ग्रोथ हो रही है, जो जाइगोट से फीटस या बेबी बन रहा है, तो दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करके आ रहे हैं। और अगर आप बर्थ से अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हो कि बर्थ होने के टाइम पे बेबी का वेट अप्रोक्सीमेटली 4 kg था, 6 मंथ के अंदर जो है वो 10 kg हो गया, तो आपने कहा कि 6 मंथ में 6 kg बढ़ गया, यानी पर मंथ 1 kg वेट बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअली जब आप जीरो से लेते हो उसे तो ये वैल्यू नहीं आती ना, क्योंकि 9 मंथ और 6 मंथ यानी 15 मंथ्स में बेसिकली 10 kg वेट हुआ, क्योंकि जाइगोट से स्टार्ट करोगे तब भी तो 10 kg तक ही पहुंचोगे, और फिर उसके हिसाब से जब आप निकालोगे तो डेफिनेटली 0.75 ही रह जाएगा। तो ये तो देखने वाली बात है ना कि आप, जैसे आप कई बार कुछ वे करने जाओ मार्केट में तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को जीरो सेट कर देते हैं, जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको एरर में जीरो ला दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने वे कर लिया, तो दैट विल बी रिलेटिव, बिकॉज हम
जिस चीज को जीरो सेट कर रहे हैं वो जीरो एक्चुअली नहीं है, नेचर में वो जीरो नहीं है, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर। एक सीडलिंग भी एग्जिस्ट करती है, एक सैपलिंग या एक छोटा सा प्लांट भी एग्जिस्ट करता है। जब वो किसी बड़े प्लांट में चेंज होगा तो जो कंपैरिजन होगा वो रिलेटिव मैनर होगा। और अगर आपने सीड से सीडलिंग बनाया है तो जो ग्रोथ रेट है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। और क्योंकि नेचर में आप इस स्टेज को ज्यादा देखते हो इसलिए लिखा है कि इट इज जनरली हाई, क्योंकि ये तो आपको कभी भी दिख जाएगा, ये तो आप 60 साल के बाद भी देख लोगे, ये तो आपको केवल शुरू के 3-4 महीने ही दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो ये हमारी बात हो गई एब्सोल्यूट ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की, कि हमने कंपेयर करके अगर निकालेंगे तो क्या आएगा। सर हाँ सर वो ओल्ड डेवलपिंग प्लांट्स के अंदर नहीं होगा फिर रिलेटिव ग्रोथ रेट? वहां भी होगा। अब वहां पे इंक्रीज आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात की थी लास्ट क्लास के खत्म होने तक, कि हम यूजुअली उन 2-3 सालों को काउंट नहीं करते जिसमें कैटाबोलिज्म का रेट एनाबोलिज्म से ज्यादा हो जाएगा, जिसे आप सेनेसेंस या एजिंग बोलते हो। आपको एजिंग नहीं काउंट करनी, एजिंग से पहले आपको लेना है आप ले लीजिए, वो रिलेटिव ही कहलाएगा। मतलब किसी को 40 साल से 50 साल में क्या हो रहा है तो दैट इज रिलेटिव। अब आप ये कहें कि सर 70 ईयर्स का कोई पर्सन है और 75 पर डेथ होने वाली है, इन 5 सालों में क्या हो रहा है, तो एक्चुअली वो ग्रोथ तो है ही नहीं। जब वो ग्रोथ ही नहीं है तो उसे ग्रोथ रेट में क्यों लेके आए? वो तो सेनेसेंस है, वो तो एजिंग का फेज है। एजिंग के फेज में ग्रोथ थोड़ा अप्लाई कर दोगे, ग्रोथ ग्रोथ के टाइम पे होगा, एजिंग एजिंग के टाइम पे होगा। ओके सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम अगर पूरी लाइफ में जो अभी आपने बात की मैं उसी को एक्सटेंड अगर करूं, कि मैं अगर पूरी लाइफ पे लेके आऊं, होल लाइफ में क्या चेंजेस हुए, तो प्लांट की बर्थ से लेके और प्लांट जब तक ग्रो करता है तब तक अगर पूरा टाइम पीरियड अगर प्लॉट किया जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ कर्व आ जाएगा, प्लांट ग्रोथ पैटर्न आ जाएगा कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, शुरू में कैसी होती है, फिर स्टार्ट में बीच में कैसे होती है, सेनेसेंस के टाइम पे कैसी रहती है, लाइक दिस। So next we have growth rate pattern. ग्रोथ रेट का पैटर्न क्या है? इसको आप बोलते हैं प्लांट ग्रोथ कर्व। और ये ग्रोथ कर्व कैसा आता है? ये एस शेप आएगा, सिग्मॉइड आएगा। ये अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टाइम है टी, वाई एक्सेस पे आपको लेना है ग्रोथ। आप कोई भी ग्रोथ का ले लीजिए, चाहे साइज ले लीजिए, वेट ले लीजिए, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, इसीलिए मैं इसमें प्लांट ग्रोथ लिख दे रहा हूँ केवल, है ना। चाहे आप साइज लीजिए या मास लीजिए, लेंथ लीजिए, वॉट एवर एल्स। अब जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये ग्रोथ रेट ऐसा आएगा, ये, है ना। ये ग्रोथ रेट इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब इसमें खास बात क्या है, एक ये फेज है, एक ये फेज है और एक ये फेज है ना, ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी। ए फेज क्या है? ए कहलाती है लैग फेज। लैग मतलब पीछे रह गया। अगर आप देखोगे तो टाइम तो इतना खर्च हो गया, जबकि ग्रोथ अगर देखोगे तो इतनी सी हुई है ना? तो टाइम तो ज्यादा खर्च हुआ और अगर आप ग्रोथ को देखोगे तो बहुत कम, है ना। तो इसको हम लैग फेज बोलते हैं ना। ये इनिशियल है, स्लो फेज कहलाती है, इनिशियल स्लो ग्रोथ। ये ये लैग फेज कहलाती है। सेकंड इज कॉल्ड लॉग फेज। लॉग का मतलब ही है एक्सपोनेंशियल। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। अगर टाइम ऐसे बढ़ रहा है तो ग्रोथ, ये बिल्कुल जैसे आपका ग्राफ आता है वैसे ही है, तो ये लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहलाती है। बेसिकली यही ग्रोथ होती है अगर देखा जाए तो। फिर एक ऐसी फेज भी आएगी जहां पे टाइम कितना भी बढ़ा लो ग्रोथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है, इसे बोलते हैं स्टीडी या स्टेशनरी फेज। सो तीन अलग अलग फेज आ गई है ना। एक लैग फेज है, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ बहुत कम, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल मैनर में, दैट इज लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। फिर आप टाइम कितना भी बढ़ा लो ग्रोथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है। ऐसा नहीं कि यहाँ डेथ हो रही है, ये ग्रोथ पूरी हो गई। लाइक हमारी बॉडी का भी ग्राफ ऐसे, हर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ कर्व है वो एस शेप का ही आता है ना, दिस इज कॉल्ड एस शेप है, ये एस शेप्ड, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। या ग्रैंड पीरियड ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है, ग्रैंड पीरियड ग्रोथ कर्व। अब ऐसा हमारा भी यही आएगा, लेकिन ये कि हमारी ग्रोथ मान लीजिए 21-22 साल तक होती है, तो ये ग्राफ बेसिकली 21 ईयर्स तक का है। 21 ईयर्स के बाद जब तक हमारी डेथ नहीं आ रही तब तक ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ये लंबा जाता जाएगा सीधा। फिर जब सेनेसेंस आएगा, बुढ़ापा आएगा, तब ये ग्राफ जो है वो नीचे जाना शुरू होगा और फिर फाइनली डेथ तक मिलेगा। तो क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड किस प्लांट का या किसी एनिमल का कितना है वो हम नहीं कह सकते, तो जब तक ग्रोथ हो रही है तब तक जो ग्राफ आएगा इनिशियल ग्रोथ के हिसाब से वो सारा ये आएगा, है ना। तो ये आपको समझना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेथ हो गई है। यहाँ पे एक ऐसी स्टेट आ गई कि अब टाइम कितना भी बढ़ा लो ग्रोथ नहीं होगी। अगर एक ट्री का लाइफ स्पैन मान लीजिए 100 ईयर है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो 20-25 ईयर तक जो ट्री की लेंथ होनी चाहिए थी वो हो गई। अब तो केवल ट्री का डायमीटर बढ़ेगा, वो भी तब जब वो डाइकॉट या जिम्नोस्पर्म हुआ तो। मोनोकॉट है तो वो भी नहीं होगा, लेकिन सर्वाइव वो नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत डेथ हो जाएगी 25 के बाद। सर्वाइव तो उसे 100 ईयर तक करना है। तो यानी जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो बेसिकली वो 0 से लेके 25 ईयर तक का प्लॉट कर रहे हो, जो उसकी ग्रोथ है, पूरी ग्रोथ है उसकी। उसके बाद तो उसे सिर्फ अपना टाइम पीरियड पास ऑन करना है, और लास्ट में जब सेनिसेंस आएगा तो वो अलग चीज है, वो तो वैसे भी ग्रोथ में काउंट नहीं होता, फिर डेथ हो जाती है। तो ग्रोथ रेट पैटर्न कैसा आएगा, एस शेप का आएगा। इसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या एस शेप ग्रोथ कर्व या ग्रैंड पीरियड ग्रोथ कर्व कहते हैं। सर तो लेटरल ग्रोथ को भी हम स्टेशनरी फेज में ही काउंट करेंगे? किसको? लेटरल ग्रोथ को, जो हाँ, साइडवेज लेटरल रहती ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ के लिए एक्चुअली क्या था, लेटरल ग्रोथ के लिए आपने पढ़ा कि वो तो सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन था जो केवल कुछ प्लांट या कुछ प्लांट के पार्ट में दिया गया, तो उनके लिए फिर ग्रोथ कर्व अलग आता है। ये हम इन जनरल की बात कर रहे हैं कि लाइक एल्गी टू एंजियोस्पर्म अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं हो रही, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद होती है, और फिर किसमें कितनी होती है वो अलग अलग है, और फिर रूट और ब्रांच में होती है, लीफ या फ्रूट या फ्लावर में नहीं भी होती। और यहाँ पे जो ये ग्रोथ कर्व है ये तो किसी भी प्लांट पार्ट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, इवन हमारे लिए, सबके लिए ग्रोथ कर्व एस शेप का ही आता है ना। हमारा भी आप पढ़ोगे यही ग्रोथ कर्व है, बस उसमें फिर लिखा होगा ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ कर्व है वो भी ऐसा आएगा, 12th में दिया हुआ है। या बेबी का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो भी वो एस शेप के ग्रोथ कर्व के हिसाब से होता है, तो वो भी 12th में आप समझोगे जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो। हर ऑर्गेनिज्म का ऐसा ही आता है। यहाँ पे बस सेकेंडरी ग्रोथ नहीं काउंट करना है बिकॉज वो वेरिएबल है। ओके सर। जस्ट अ मिनट बेटा।
यस, सो ये ग्रोथ रेट पैटर्न हो गया हमारा। मतलब हम प्लांट ग्रोथ को ही बेसिकली पढ़ रहे हैं अभी तक। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, प्लांट की ग्रोथ में 3 फेजेस होती हैं, प्लांट में 2 टाइप के ग्रोथ रेट पॉसिबल हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन से भी 2 अलग टाइप के ग्रोथ रेट पॉसिबल हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट की ग्रोथ का जो कर्व आएगा, ओवरऑल ग्रोथ का, वो एस शेप का ग्रोथ कर्व आएगा, है ना। और अब हम बात करते हैं लास्ट प्लांट की ग्रोथ की प्रॉपर्टी, कि प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, है ना। या आप कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट भी है, सर वो लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज लिखा है? हाँ, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज लिखा हुआ है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, या आप कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कह लीजिए या प्लांट ग्रोथ कह लीजिए, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, या प्लांट की ग्रोथ को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। अब ग्रोथ तो एक ब्रॉड स्केल का पैरामीटर हो गया, ग्रोथ को समझाने के लिए भी आपको कोई और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना। लाइक जैसे मैं आपसे कहूँ कि सिलेक्शन तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, उसको फिर आप अलग अलग लेवल पे ले सकते हो कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी मेहनत की, इस तरीके से। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि हम सीड के जर्मिनेशन को बेसिकली एक प्लांट की ग्रोथ मान लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया दैट इज विद रिलेशन टू सीड जर्मिनेशन, कि अगर सीड जर्मिनेट कर रहा है, अगर एक एम्ब्रियो से स्प्राउट बन रहा है, रेडिकल प्रिम्यूल बन रहा है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ तो वो भी है, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, तो उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे सिंपल फैक्टर्स हैं, वाटर चाहिए, क्योंकि जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, सीड जर्मिनेशन में वाटर का क्या रोल है, मैं डिटेल नहीं लिख रहा, वाटर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। वाटर को क्यों चाहिए, क्योंकि इम्बाइबेशन ऑफ वाटर होगा, जिससे सीड टेस्टा रैप्चर होगा। अपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा था कि इम्बाइबेशन ऑफ वाटर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन को अगर लोगे तो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन, है। तो ये किसके लिए चाहिए, फॉर सीड जर्मिनेशन चाहिए। और वाटर का रोल क्या है, जब सीड जर्मिनेट कर जाएगा तो जो टर्जिडिटी का कॉन्सेप्ट था वो भी आपको प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ाया था, कि किसी भी प्लांट के पार्ट का जो शेप आएगा वो तब आएगा जब सेल्स फुल्ली टर्जिड होंगी। और फुल्ली टर्जिड होने के लिए वाटर चाहिए, बिकॉज जब तक एंडोस्मोसिस से वाटर नहीं पहुंचेगा तब तक सेल्स का स्टेटस टर्जिड नहीं आएगा। तो टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो बुक से, पैराग्राफ है क्योंकि थ्योरी है, आप बुक से भी देख सकते हैं। सीड के जर्मिनेशन में वाटर चाहिए, सीड जर्मिनेशन का मतलब है इम्बाइबेशन के लिए, है ना। वैसे याद आ जाए आपको पूरी बात, इसलिए लिख रहा हूँ कि इम्बाइबेशन के लिए चाहिए वाटर, टर्जिडिटी के लिए वाटर चाहिए। फिर अभी हमने रिसेंटली रेस्पिरेशन कंप्लीट किया। जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो हैं एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। और आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा हो या जूलॉजी में पढ़ा हो, ये सारे एंजाइम कैसे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो इनके लिए वाटर चाहिए। जब तक वाटर नहीं होगा तब तक अल्फा माइलेज या प्रोटीएज या लाइपेज एंजाइम काम नहीं करेंगे। और जब तक काम करके ये एसिटाइल को एंजाइम में ग्लूकोज या अमाइनो एसिड नहीं बनाएंगे तब तक रेस्पिरेशन से एटीपी नहीं बनेंगे, और फिर प्लांट ग्रो कैसे करेगा। तो इसका मतलब है सीड जर्मिनेशन में जो एनर्जी चाहिए वो रेस्पिरेशन से आती है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने से पहले रिजर्व फूड का मोबिलाइजेशन होता है। रिजर्व फूड के मोबिलाइजेशन का मतलब है कि उसको, पॉलीसेकेराइड को आप मोनोसेकेराइड में, या प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, या फैट्स या लिपिड्स को ट्राइग्लिसराइड से होते हुए फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज करना। सो हमें और किस काम के लिए चाहिए, फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, और ये कौन करता है, बाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के लिए जो मीडियम है वो वाटर है।
हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, ये सब क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। तो क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, इसलिए इस एंजाइम्स को काम करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वाटर एक्ट एज ए मीडियम। तो बिना वाटर के आप कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती है ना। शुरू में ही आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कि वाटर के बिना तो प्लांट में कुछ भी नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी आती है और रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन आपको किसके लिए चाहिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जिससे टू यील्ड एटीपी, जिससे एटीपी बने, और जब ये एटीपी बनेंगे तभी जाके प्लांट के मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो यूज हो पाएगी। तो ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना उसके भी काम नहीं चलेगा, है ना। फिर आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जो आपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हर न्यूट्रिएंट का रोल आपने पढ़ा ही है कि किसी भी न्यूट्रिएंट का क्या रोल है। प्लांट तो सब कुछ अपने आप बनाता है ना, प्लांट के पास तो कोई भी चीज बनी बनाई नहीं आती। वो तो हर एक अमाइनो एसिड को, हर एक फैटी एसिड को, हर एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को खुद ही बनाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी खुद बनाएगा। ऐसा करने के लिए जो बेसिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिएंट का होना भी जरूरी है। अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो वैसे ही प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगर एंजाइम आ रहा है तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी आएगा, बिकॉज सारे के सारे एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ग्रोथ अगर हाई टेम्परेचर है तो भी सफर करेगी, और अगर लो टेम्परेचर है तो भी सफर करेगी। ग्रोथ के होने के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिसपे बेस्ट ग्रोथ होती है। सो अनदर फैक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, और अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस चीज के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ग्रोथ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, ऑप्टिमम हमेशा 20 से 35 ही रहता है, आपको मैंने पढ़ाया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी प्रोसेस के लिए कितना रहेगा प्लांट में, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एक तो ये चीज आ जाएगी, और बाकी टेम्परेचर बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को गवर्न करता है ना, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स एंजाइम काइनेटिक्स, directly affect enzyme kinetics। तो वो चीज आती है। अब एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ना मिनिमम चलेगा ना मैक्सिमम चलेगा, बेसिकली जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिसपे प्लांट की ग्रोथ हो सके। लाइट यूजुअली टेम्परेचर के लिए ये सीड के जर्मिनेशन के लिए नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द केस में देखा भी होगा या कभी किया भी हो, किसी प्लांट को जब हम ग्रो करना चाहते हैं तो सीड को क्या करते हैं, मिट्टी में 1-2 इंच नीचे दबा देते हैं। कभी भी ऐसा तो ना होता कि गमले के ऊपर सीड रख दिया और वो जर्मिनेट कर जाएगा, बिकॉज सीड के जर्मिनेशन के लिए यूजुअली लाइट नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, बट देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिनमें लाइट इंपॉर्टेंट है। तो लाइट का रोल कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन वंस द सीड इज जर्मिनेटेड, एक बार जब सीड जर्मिनेट कर गया है तो आगे जितनी भी स्टेम की ग्रोथ होगी, आपको मॉर्फो में लिखाया था कि स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, वो टुवर्ड्स लाइट ही ग्रो करेगा। तो जब एक बार सीड जर्मिनेट कर जाएगा तब लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर तो सबको चाहिए। लेकिन सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट डायरेक्टली कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, for seed germination, but सीडलिंग ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर सीडलिंग ग्रोथ। सीडलिंग ग्रोथ में आगे हम अभी पढ़ेंगे भी, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। फोटो मतलब लाइट हुआ, ट्रॉपिक इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे आपने रूट के लिए लिखा था कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, शूट या स्टेम या ब्रांच के लिए लिखा था कि वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है।
फ्लावरिंग होने के लिए भी लाइट चाहिए। आपकी इसी चैप्टर में एक लास्ट में टॉपिक दिया है फोटो पीरियोडिज्म, कि लाइट के पीरियड का इफेक्ट भी फ्लावरिंग पे पड़ता है, तो उसके लिए भी लाइट की जरूरत पड़ेगी। शुरू में नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद सब जगह चाहिए। रूट के लिए लाइट नहीं चाहिए, शूट के तो हर फिनोमिना के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है ही। सो लाइट यूजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वंस द सीड इज जर्मिनेटेड देन लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीडलिंग ग्रोथ, और उसमें फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अगर आपने बिना लाइट के प्लांट को ग्रो करा दिया तो जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। आप किसी भी पौधे को अंधेरे में रख दीजिए, बिल्कुल अंधेरे में, बल्ब की रोशनी भी ना है, तो आप कुछ दिनों में देखोगे तो उसकी लीफ जो है वो येलो कलर की हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब है कि लीफ के ग्रीन होने के लिए या प्लांट को ग्रो करने के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है ना। जहां तक ग्रेविटी की बात है या जेनेटिक फैक्टर्स की बात है, वो वेरिएबल है ना। जीन्स चाहिए, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो आप 12th में पढ़ोगे। हर एक प्लांट या ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स होती है, तो हमें जेनेटिक फैक्टर भी चाहिए, है ना। और या फिर ग्रेविटी हो सकती है। ग्रेविटी भी सबको नहीं चाहिए, रूट्स को चाहिए, अदरवाइज नहीं, है ना। इफेक्ट्स सर्टेन फेज, कुछ फेजेस ऐसी हैं या स्टेजेस ऐसी हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है, सब में नहीं। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जो प्लांट की ग्रोथ या हम कह सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। ये लो। ओके सर, हो गया। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, भी आप मान सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ठीक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ, कुछ भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। ये हुआ पूरा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, दैट इज प्लांट ग्रोथ वाला सेक्शन, कि प्लांट ग्रो कैसे करते हैं। अब उस ग्रोथ के आगे एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या केस है, हमें डेवलपमेंट भी पढ़ना है। और डेवलपमेंट से पहले 3 फिनोमिना बुक में दिए हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। है ना। सो पहले हम बात करते हैं वही डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन की, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में एक छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिसिटी, तो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 प्रोसेस हैं आप जिन्हें पढ़ते हैं, हेडिंग तो यही है, डिफरेंशिएशन, ये भी एनाटॉमी के जैसा ही है बट बुक में दिया हुआ है तो हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये 3 चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं। इसको फ्रेश पेज पे कर देता हूँ, हटा दो शीट। यस सर। अब डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन का केस क्या है। ये बिल्कुल वही प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था, है ना। मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ, हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट में क्या होता है कि प्लांट के पास मेरिस्टेम्स हैं और प्लांट में 2 ग्रोथ होती है, तो प्राइमरी सेकेंडरी आप जानते ही हो। मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ कि हमारे पास यानी प्लांट के पास एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल क्या क्या है वो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मिल जाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम में जैसे आपने पढ़ा था, एक एपिकल मेरिस्टेम था, है ना, एक इंटर कैलरी मेरिस्टेम था,
और एक आपने लेटरल में स्पेशली पढ़ा था जिसको नाम दिया था फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ये 3 आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम्स आपको पढ़ाए गए थे, है ना। मेरिस्टेम्स का काम होता है कि कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करना, आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था। फिर जब इनसे परमानेंट बनता है तो आपको लिखाया था कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम्स के जो टिश्यू या सेल्स हैं वो जब डिवाइड करना बंद करेंगे तो एक फंक्शन असाइन करके उनका स्टेटस हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। यहां से क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। अब क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम से ये टिश्यू बने हैं तो ये क्या कहलाएंगे, फिर ये कहलाएंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आप क्योंकि बहुत सारे हैं तो यहां तो नहीं लिख सकता, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये तो 5 आपने पढ़े ही थे। और इसके अलावा जो नहीं पढ़े वो सब भी, क्योंकि इन सबसे प्लांट की ग्रोथ होती है जिसको आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो इस प्रोसेस को नाम आपने क्या किया था, ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था कि व्हेन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जब ये डिवीजन करना बंद करेंगे देन ये किसी फंक्शन के लिए मैच्योर हो जाएंगे। सो द प्रोसेस फॉर दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से बन गए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और इनसे जो ग्रोथ हुई, इनसे जो ग्रोथ होगी वो क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यहां से ग्रोथ क्या थी, यहां से ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ, है ना। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है जहां पे ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। So, ये हो गया हमारा प्राइमरी ग्रोथ के हिसाब से। अब फिर आपने पढ़ा था कि प्लांट जो सेकेंडरी ग्रोथ में जाते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स, वो क्या करते हैं, इन्हीं कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में से उनमें दोबारा से जो है वो डिवाइड करने की एबिलिटी आती है। तो उस प्रोसेस को आपने बोला था डी डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन से डिवाइड करने की एबिलिटी गई, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, तो वो डिवीजन की एबिलिटी वापस कैसे आएगी, हाउ दे रीगेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। अगर इधर डिफरेंशिएशन है तो यहां से वापस यहां जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो यहीं से, लेकिन सारे नहीं, सम ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अब वो परमानेंट टिश्यू कौन से हैं वो भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहां से जब परमानेंट टिश्यू जो है जब वो डी डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहां से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स कौन से हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स आपके पास हैं लाइक आपने यहाँ पे पढ़ा है वेस्कुलर कैम्बियम, ये आपने कॉर्क कैम्बियम पढ़ा था, 2 तो पढ़े ही थे हमने एटलीस्ट। और जब ये इसमें चेंज होंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अब ये प्रोसेस बन गया डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि दोबारा से इनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ गई। सो दिस इज कॉल्ड डी। अब आपसे मैं पूछूं कि ये सम ऑफ द परमानेंट टिश्यू कौन से हैं जिन्होंने डी डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाए, बता सकते हो। वेस्कुलर कैम्बियम किससे बनाया था, सोचो, एनाटॉमी बहुत लंबा टाइम हो गया पढ़े हुए, बट वेस्कुलर कैम्बियम आपने किससे बनाया था, पैरेन्काइमा। कहाँ का पैरेन्काइमा, सबका पैरेन्काइमा तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
पैरेन्काइमा में मेडुलरी रे पैरेन्काइमा था, जहाँ पे आपने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, वहां पढ़िए तो है कि मेडुलरी रे का पैरेन्काइमा जो फेसिकुलर कैम्बियम के सामने आता है वो डी डिफरेंशिएट करके इंटर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है, और इंटर और जब इंट्रा जुड़ेंगी तो एक कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मेडुलरी रे पैरेन्काइमा, तो उससे क्या बनता था, वेस्कुलर कैम्बियम। और कैम्बियम किससे बना था, कॉर कैम्बियम किससे बनाया था, कॉर कैम्बियम हाइपोडर्मिस से बना था। हाइपोडर्मिस में कॉलन काइमा था, जिसको डी डिफरेंशिएट करके आपने एक पूरी रिंग बनाई थी, जिसको कॉर्क कैम्बियम का नाम दिया था। तो आप अगर यहाँ पे सम ऑफ द परमानेंट टिश्यू लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि कौन सा परमानेंट टिश्यू होगा जिससे ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेंगे, है ना। फिर जब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करना ये बंद करेंगे और ये दोबारा से परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम के बाद ये डिवीजन करना बंद करेंगे और फिर यहाँ फिर परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। फिर ये क्या कहलाएंगे, देन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। अब वेस्कुलर कैम्बियम कौन सा टिश्यू बनाती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम कौन सा बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। और फिर यहां से जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ क्या कहलाती है, दैट ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, अब ये दोबारा से डिफरेंशिएट हुआ है तो क्या कहलाएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे। तो ये बेसिकली है, अगर आप पढ़ोगे भी, क्योंकि ये सारा एनाटॉमी में आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी और मेरिस्टेमेटिक परमानेंट सब पढ़ा रखे हैं आपको, इनमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है ना। आप लिखोगे, अब आप कहें सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है, तो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम से बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क। फिर ऐसे ही कौन से परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, तो अभी आपको डिस्कस किया ही था कि अगर मेडुलरी रे का पैरेन्काइमा है तो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, और कॉलन काइमा अगर हाइपोडर्मिस का है तो कॉर्क कैम्बियम बनेगा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से आपने पढ़े, उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, पिथ मेडुला मेडुला, ये सब सिंपल परमानेंट, इनसे प्राइमरी ग्रोथ, इनसे सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कौन से थे, पोजीशन के हिसाब से एपिकल, इंटरकैलरी और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम जो लेटरल में आता है ना वो। और ये पोजीशन के हिसाब से लेटरल ही है, बट ये लेटरल सेकेंडरी है और ये लेटरल प्राइमरी था, वो चीज भी आपको एनाटॉमी के टाइम पे डिस्कस किया था। बस ये 3 वर्ड है, इनको भी डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन सारा लिखा हुआ है, आप वहां चेक करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। तो ये तो तीनों चीजें हो गई हमारी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन इस सेंस में है। अब इसके बाद बुक में एक टॉपिक दिया है डेवलपमेंट, वो भी देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट।
क्लियर? सो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, और अब इसके बाद आएगा डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, मैं इसी पेज पे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को कैसे समझोगे? डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि कब तक डेवलपमेंट, आप कब तक मानते हैं कि लाइक सीड एक साइकिल हो गया बेसिकली, सीड के जर्मिनेशन से लेके और डेथ से ठीक पहले तक, क्योंकि डेवलपमेंट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। जब चीजें बनती हैं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोलते हो आप, जूलॉजी में जब 12th में पढ़ोगे तो वहां टर्म दिया होगा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और कई बार नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है, मास कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव की जगह रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। सो दैट्स वाई हमने सेनेसेंस को इसमें काउंट किया कि सीड के जर्मिनेशन से लेके डेथ से ठीक पहले तक का जो भी पीरियड है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, वो डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। डेवलपमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस starting from seed germination सीड जर्मिनेशन से शुरू करना है और कब तक ले जाना है? अप टू सेनेसेंस। प्लांट में जब तक सेनेसेंस नहीं होती तब तक, है ना। सेनेसेंस का मतलब है जस्ट बिफोर डेथ, डेथ से ठीक पहले तक जितने भी चेंजेस हैं वो सब डेवलपमेंट में इंक्लूड आप कर सकते हैं। अब जैसे आप एक साइकिल सा या एक चार्ट सा बना रखा है, हालांकि उसकी भी कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो, जैसे अभी हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास मेरिस्टेम्स थे, है ना। अभी आपने प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बनाए डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन वाले एंगल में। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम्स है। अब मेरिस्टेम्स में क्या होगा, मेरिस्टेम्स को आपको पता है कि मेरिस्टेम्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ, क्योंकि मेरिस्टेम्स में तो केवल प्लाज्मा ग्रो करता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। जैसे भी आपने लिखा था प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, है ना, जहां पे लिखा था कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। और प्लाज्मेटिक ग्रोथ से क्या होगा, यहाँ से वापस मेरिस्टेम्स बनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो जब तक सेल डिवीजन होगा तब तक मेरिस्टेम से मेरिस्टेम से मेरिस्टेम बनते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होती है। जियोमेट्रिक ग्रोथ अभी आपने लिखा था, तो वो बात आ गई। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक इलोंगेशन की फेज आएगी, मतलब डिवीजन होना, डिवाइड करना वो बंद करेंगे और मैच्योर होने वाले। तो पहले यहाँ पे एक इलोंगेशन की फेज आ गई, है ना, और इलोंगेशन के बाद फाइनली यहाँ पे जो स्टेज आएगी वो क्या है, वो है मैच्योरेशन की फेज है ना। इलोंगेशन और मैच्योरेशन की फेज आपने पढ़ी थी, है ना। इलोंगेशन को आपने एक्सपेंशन लिखा था बुक में, एक्सपेंड कर रहा है तो इलोंगेशन या एक्सपेंशन की फेज है। और फिर मैच्योरेशन की फेज आ गई। जब मैच्योरेशन की फेज आ गई तो यहाँ से सेल्स क्या बन गई, यहाँ से बन गई मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स यानी मैच्योर टिश्यू बन गए, या मैच्योर प्लांट पार्ट बन गए, प्लांट पूरा बन गया, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ हो गई। तो फाइनली हमारे पास एक मैच्योर सेल या मैच्योर टिश्यू या मैच्योर प्लांट आ गया। और जब ये डिवाइड करना शुरू किया था तो हमने ये काम मेरिस्टेमेटिक से शुरू किया था। मेरिस्टम जब तक मेरिस्टम बनाता रहता है तब तक जियोमेट्रिक ग्रोथ, और जब वो इस फेज में जाएगा तो अर्थमेटिक ग्रोथ होना शुरू होगी। कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इलोंगेशन और मैचुरेशन में जो फिनोमिना हुआ वो फिनोमिना अभी आपने क्या कंसिडर किया, यहां से लेके यहां तक अगर फिनोमिना है तो क्या है, डिफरेंशिएशन। क्योंकि इलोंगेशन के बाद जब मैचुरेशन आएगा और जब ये मैच्योर सेल में आप जाओगे तो ये किस फेज से पास होके जाओगे, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। डिफरेंशिएशन का पर्पस होता है कि एक प्रॉपर फंक्शन असाइन करना। तो हमने एक फंक्शन असाइन किया, उस फंक्शन के हिसाब से ही चेंजेस होंगे और मैच्योर सेल तक प्लांट पहुंच जाएगा या ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएगा। अब ये मान लीजिए कि ये प्राइमरी ग्रोथ हुई,
अगर आपको सेकेंडरी करनी है तो इसी में से डी डिफरेंशिएशन करिए, फिर एक सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, फिर एक री डिफरेंशिएशन करिए तो एक सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। तो प्लांट की जो भी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है, व्हाटएवर एल्स, एक मैच्योर सेल के बाद कभी ना कभी तो ऐसा ही होगा ही कि भाई इसका जो है वो सनीसेंस आएगा, एट लास्ट कभी ना कभी तो एजिंग होगी और फाइनली ये डेथ में चला जाएगा, बिकॉज डेथ तो एक ट्रुथ है, डेथ कभी ना कभी तो आना ही है ना। तो ये कभी ना कभी डेथ में आ जाएगा, यहां से ग्रोथ होती रही है ना। ये क्या है, ये प्लांट की ग्रोथ है। अब फर्स्ट टाइम होगा तो प्राइमरी ग्रोथ, और फिर अगर सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन रखना है तो डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन भी बनाना पड़ेगा, वो अभी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? यस सर। अब डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट होने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, है ना, जो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर है, या अलग अलग फेज की बात हो, लाइक मेरिस्टेमेटिक फेज है, इलोंगेशन फेज है, या मैचुरेशन फेज है, तो ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट या इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उन चेंजेस को क्या बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो हमें इसमें एक फिनोमिना पढ़ना है छोटा सा, तो ये पूरा हो जाएगा टॉपिक, एंड दैट फिनोमिना इज प्लास्टिसिटी। सो व्हाट इज प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी का मतलब है फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना, प्रोसेस है बेसिकली ये, इट्स ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग different kind of structure और ये डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू, अब ये रिस्पॉन्स दो हो सकते हैं। क्या दो रिस्पॉन्स है? इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट, या तो ये एनवायरनमेंट की वजह से प्लास्टिसिटी है, या फिर हो सकता है डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, अलग अलग फेज के अंदर अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। अब दोनों के एग्जाम्पल दे दिए गए। जैसे एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो एनवायरनमेंट की आप बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए प्लांट कॉल्ड बटर कप। बटर कप का जो है वो मैच्योर प्लांट है, लेकिन इसके मैच्योर एक्वाटिक प्लांट है। इसके मैच्योर प्लांट में खास बात क्या है कि इसमें दो टाइप की लीफ है। कुछ लीफ होती है एक्वाटिक लीफ, पानी के अंदर होती हैं, और कुछ पानी से बाहर होती हैं, दे आर कॉल्ड एरियल लीव्स। एंड इन दोनों की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, दोनों अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। तो एक ही प्लांट की मैच्योर लीफ है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, क्योंकि एक लीफ पानी के अंदर है और एक लीफ पानी के बाहर है, तो दोनों का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। सो दैट इज कॉल्ड चेंज इन एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल बटर कप, है ना। फिनोमिना क्या हो गया, डिफरेंट काइंड की लीफ हो गई तो हेट्रोफिली बोल दिया जाएगा, है ना, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, फिली मतलब लीफ। सो डिफरेंट टाइप की लीफ बन रही है तो हेट्रोफिली। हेट्रोफिली में अगर डिफरेंट टाइप की लीफ बन रही है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, तो एग्जाम्पल बटर कप है, इन विच मैच्योर लीव्स, some are aerial, some are aquatic, these are different, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की लीव्स है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही अगर हम फेज के हिसाब से देखें तो फिर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, लाइक वी हैव कॉटन, एक प्लांट लार्क इस पर बुक में है, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कोरिएंडर, धनिया। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी लीफ डिफरेंट है, बट यहाँ पे लीफ कैसे डिफरेंट है कि इनकी जो जुवेनाइल लीफ है, यंग लीफ,
दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैच्योर लीफ। तो इसमें भी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक यंग लीफ है और एक मैच्योर लीफ है। हेट्रोफिली ये भी है। So heterophyly is occurrence of different type of leaf in response to change in environment. Aerial aquatic तो buttercup example आएगा। In response to different phases of life, which is mature and young leaf, juvenile leaf, तो example cotton, larkspur या coriander आ जाएगा। इसको बोलते हैं plasticity। सर ये वाला दूसरा वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया। दूसरा वाला लीफ ये है कि यंग लीफ मैच्योर लीफ से डिफरेंट है। आप एक काम करिए ना, आपके पास आपके घर में साबुत धनिया होगा। अभी मैं धनिया Yes, का sir. सीजन तो निकल गया, लेकिन साबुत धनिया होता है। उस साबुत धनिया को हल्का सा क्रश करिएगा हाथों के बीच में रख के और गमले में डाल दीजिएगा। तो धनिया के पौधे में जो शुरू में 2 लीफ निकलेंगी, दोज वर सिंपल लीफ। मैंने आपको लीफ पढ़ाया हुआ है तो सिंपल लीफ आप समझ सकते हो। शुरू की जो 2 लीफ निकलेंगी वो कैसी होंगी? सिंपल लीफ होगी। फिर 2 के बाद बाकी लीफ भी निकलेंगी, धनिया का प्लांट बनेगा। जब धनिया का प्लांट बनेगा तो फिर जब आप मैच्योर लीफ को देखोगे तो डिफरेंट होंगी। वो मैच्योर लीफ बॉटनी के हिसाब से कंपाउंड लीफ होती है। तो यंग स्टेज में सिंपल लीफ है और मैच्योर स्टेज में कंपाउंड लीफ है। हरे धनिया की लीफ तो आपने देखी है ना, जो मार्केट में हरा धनिया आता है। Yes, sir. उसकी लीफ अलग है, और जो शुरू की 2 लीफ है वो आपके घर में निकल ही आएंगी। आप धनिया को बो दीजिए गमले में, 3-4 दिन के अंदर आपको धनिया की पत्ती अगर निकल आई तो दिख जाएगी। तो यंग लीफ अलग है और मैच्योर लीफ अलग है। तो एक ही प्लांट के अंदर यंग स्टेज में लीफ अलग है और मैच्योर स्टेज में लीफ अलग है। तो हेट्रोफिली ये भी हो गया, डिफरेंट फेज में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर बटर कप है तो इसमें प्लांट तो मैच्योर है, लीफ भी मैच्योर है, लेकिन कुछ एक्वेटिक है और कुछ एरियल है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक ही लीफ है मैच्योर लीफ, लेकिन क्योंकि एक एक्वेटिक है और एक एरियल है तो इसलिए वो डिफरेंट हो गई। सो देयर इज ऑल्सो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। हेट्रोफिली दोनों में है, यहाँ एनवायरमेंट की वजह से, यहाँ पे डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ की वजह से। बस ये याद रखना है। सर ये जो बटर कप है सर ये एक्वेटिक प्लांट है। हाँ, बटर कप एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या, वही मतलब एक्वेटिक ही मान लो से आप, क्योंकि एक्वेटिक में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो कीचड़ जैसी जगह होती है वहां ग्रो करता है, दलदल की जैसी जो जगह होती है। बिल्कुल पॉन्ड अगर होगा तो बिल्कुल किनारे पे, पूरा पानी में डूबा हुआ नहीं होता। रूटेड हाइड्रोफाइट्स है, बट है तो हाइड्रोफाइट ही, एक्वेटिक प्लांट ही है। सर जो ये डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ वाले एग्जांपल्स हैं इन सब में ऐसा ही होता है कि जो हाँ, यंग सब में लीफ है होता वो है। सिंपल है और हाँ जो मैच्योर है वो कंपाउंड है, ये चीज सबके लिए है। हाँ, सब जो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए। हाँ हाँ, मतलब ये तीनों के लिए है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेबल है। कॉटन हो गया, मतलब 3 के अलावा भी और हैं, लेकिन सब में का मतलब हाँ ये है। कोरिएंडर इसलिए बिकॉज कोरिएंडर सब देखते हैं। हरे धनिया का पौधा तो मुझे लगता है कि सब नहीं देख, हरा धनिया तो मार्केट में आता ही है, सभी देखते हैं कि धनिया की लीफ कैसी होती है, फाइनली डाइसेक्टेड। बहुत सारे कट्स बने होते हैं धनिया की, एक पत्ती को ध्यान से देखिएगा तो। और जब उसको आप लगा पाए, अगर सीजन तो हालांकि धनिया का निकल गया, बट फिर भी अगर वो लग पाया तो आप देखोगे तो शुरू में जो लीफ निकलेगी बहुत सिंपल सी लीफ निकलेंगी, उनमें कोई डाइसेक्शन नहीं होता, बिल्कुल मार्जिन पे लाइंस पतली पतली बनी है वैसी निकलती। तो आप ये समझ सकते हो कि अच्छा यंग लीफ मैच्योर लीफ से डिफर होती है। क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, अलग अलग जीन्स अलग अलग टाइम पे एक्सपोज होते हैं। सो दैट्स वाई ये केस आता है यहाँ पे। क्लियर? यस सर। अच्छा सो हमने चैप्टर का जो नेम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया। प्लांट की ग्रोथ, उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट सेक्शन आएगा जिसमें प्लांट की ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी में भी ग्रोथ होती है, तो 3 रीजन होते हैं। एक हार्मोन्स जो हमारे इंटरनल फैक्टर है,
एक जीन्स जो हमारे इंटरनल फैक्टर हैं, और एक एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो इन तीनों को हमें स्टडी करना है, लेकिन हम सबसे पहले हार्मोन्स की बात करेंगे कि प्लांट में ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ होने के लिए डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन्स होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं और वो प्लांट में क्या क्या काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, वैसे ही आपको प्लांट बॉडी के हार्मोन्स पहले पढ़ने। जहां तक जेनेटिक्स की बात है वो 12th में आप पढ़ोगे, और जहां तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात है, जो जो प्रोसेस आपने अभी तक पढ़े, लाइक फोटोसिंथेसिस में फैक्टर्स पढ़े, अभी आपने सीड जर्मिनेशन में आज फैक्टर्स पढ़े, मैंने आपको ट्रांसमिशन के कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स पढ़ाए, और आप लास्ट में एक ओवरऑल एनवायरमेंटल फैक्टर करके 12th में दोबारा भी पढ़ोगे, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। उसमें फिर आपको दोबारा लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें एक साथ पढ़ाई जाएंगी, वो पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन आएगा। तो बेसिकली 3 चीजें हैं, हार्मोन, जीन्स एंड फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो 3 में से अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो सेकंड सेक्शन चैप्टर का यही है। इसमें 5 प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जीए, इथाइलिन, एबीए। इन 5 की डिस्कवरी और इनका फिजियोलॉजिकल रोल, अगर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी और तरीके से तो एप्लीकेशंस भी देखेंगे। फिर एक थर्ड सेक्शन आएगा जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन करके, वो सब आपको लास्ट में पढ़ना है, तब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर इस चैप्टर के बाद क्या करेंगे सर आप? कुछ नहीं, आप अपना 11th मुझे रेस्ट दो और अपने आप रेस्ट लो, जब 12th स्टार्ट होगा तब फिर मिलेंगे, अगर मिलना हुआ तो। ओके सर। बिकॉज 2 महीने बाद की फ्यूचर तो 2 महीने बाद ही पता चलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, आप लोगों ने एग्री किया, तो हम फिर से पढ़ेंगे 12th एक साथ, नहीं तो फिर कोई और टीचर पढ़ाएगा, कोई ना कोई तो आपको 12th पढ़ाएगा ही। सर हम तो एग्री है। यस सर। चीज अलग है। अभी का ये है कि 11th का कोर्स खत्म हो, बिकॉज डिले बहुत हो गया, जो भी रीजन रहे हो, विदाउट गोइंग इनटू दोज रीजंस, बस ये है कि ये जल्दी से खत्म हो जाए। तो आई थिंक सो कि 2 क्लासेस में तो ये खत्म हो जाना चाहिए। 4 घंटे हमारे पास काफी है, 3.5-4 घंटे, उसमें खत्म हो जाएगा। मतलब वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए। हाँ, आई होप सो। वेंसडे को शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज वेंसडे को ही मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं उस क्लास को पहले करा लूंगा तो हो जाएगा, नहीं तो जैसे भी है, मतलब 2 डे क्लासेस लगेंगी, अभी हम डे की बात नहीं करते, पर 2 क्लासेस में नेक्स्ट वीक का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट सर। बाय।